हेलो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा उस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको स्टार्ट किया। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 टॉपिक, टेस्टिस, पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और पेनिस, 4 टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। उसमें पहले हमने टेस्टिस लिया। टेस्टिस टॉपिक की रिवीजन करते हैं। एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषणीय पिंडक कहा जाता है, और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये वृषण के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन्हीं में शुक्राणु का उत्पादन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर अंतःस्रावी कोशिकाएं लेडिंग सेल्स होती है जिन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है, जो नर हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो तरल होता है उसमें विशेष प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी पाई जाती है। डन। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स स्टूडेंट। अब आएगी हमारी आगे की बात। हमने ये भी पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो रेटेटेस्टिस नामक जाल नलिकाओं के जाल में खुलती है। रेटेटेस्टिस जो होता है स्टूडेंट, उससे 10 से 12 पतली ट्यूब निकलती है जिन्हें वासा इफ्रेंशिया शुक्र वाहक नलिकाएं कहा जाता है, और वो एपिडिडाइमिस में खुलती है। वृषण के ऊपर 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसे अधिवृषण एपिडिडाइमिस कहा जाता है। डन। शुक्राणु का संग्रह एपिडिडाइमिस में होगा। शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होगा। डन। यहाँ पर शुक्राणु को रखा जाता है लंबे समय तक एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में जो है स्टूडेंट स्टीरियोसीलिया होते हैं। वासा इफ्रेंशिया का काम होता है रेटेटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ना। यहाँ रेटेटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से वासा इफ्रेंशिया जोड़ती है। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, कैपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाता है जिसे वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी कहते हैं, और शुक्र वाहिनी शुक्राणु को लेकर वृषण कोश से उदर गुहा में चली जाती है। यहां तक का स्टूडेंट। वासा इफ्रेंशिया में सीलिया होते हैं। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस यानी अधिवृषण और शुक्र वाहिनी में सीलिया नहीं होते हैं। डन। इन दोनों में स्टीरियोसीलिया होते हैं। तो हम कुछ अगर पॉइंट्स की बात करें तो आज हमारा तैयार। हम अगर बात करें स्टूडेंट जरा स्टार्टिंग से, या दिस वन, मैं अगर आपसे बोलूं वासा इफ्रेंशिया, दिस वन जिसे आपने शुक्र अपवाहक कहा था, तो इस वासा इफ्रेंशिया में सीलिया की बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट, और ये किसको जोड़ने का काम करती है स्टूडेंट, ये रेटेटेस्टिस जो थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया पीएमटी में आ गया। रेटेटेस्टिस को स्टूडेंट एपिडिडाइमिस अधिवृषण से जोड़ने का काम करती है स्टूडेंट। शुक्राणु को ये यस को एपिडिडाइमिस से जोड़ती है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास। नीट के पॉइंट से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट नीट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्र जनन नलिका में, शुक्राणु का संग्रह एपिडिडाइमिस अधिवृषण में, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन अधिवृषण में। डन। श्योर। और स्टूडेंट इस तरीके से याद हुआ कुछ आपको अभी तक का शुक्राणु का मार्ग शुक्र जनन नलिका में बना, फिर सीधी नलिका से होता हुआ रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस सब शुक्र वाहिनी में। स्टूडेंट शुक्र वाहिनी जो होती है वो वृषण कोश से निकलकर स्पर्मेटिक कॉर्ड में से होती हुई उदर गुहा में आ जाती है। अब नर के उदर गुहा में स्टूडेंट मूत्राशय होता है जिसमें दोनों मूत्र वाहिनियां खुलती है। डन। उस मूत्र वाहिनी पर शुक्र वाहिनी 1-2 कुंडल करती है, और उसके बाद स्टूडेंट शुक्र वाहिनी का सिरा, अंतिम सिरा फूल जाता है। शुक्र वाहिनी के इस फूले हुए अंतिम सिरे को एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला। डन। जरा इधर देखना, मैं आपको बताता हूं यहां से यहां तक। ये क्लियर हुआ आपको? एक और चीज याद रखना, आप क्या बोल रहा हूं मैं, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन इंपॉर्टेंट नीट के लिए स्टूडेंट आंसर जाएगा अधिवृषण एपिडिडाइमिस।
यस स्टूडेंट, डन। अब आप इधर आइए, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का अंतिम सिरा फूल जाएगा उदरगुहा में आकर और इस फूले हुए भाग को एम्पुला कहा जाएगा। देखिएगा इधर मैं आपको डायग्राम देता हूं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इधर गौर कीजिएगा। ये होता है वृषण स्टूडेंट, और यहां से अधिवृषण, और फिर ये शुक्रवाहिनी ऊपर गई स्टूडेंट, और यहाँ आ गया मूत्राशय, उसके पास मूत्रवाहिनी पे कुंडल करके ऐसा फूल गया, इसे एम्पुला कहा गया। डन, एम्पुला। यस, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अब स्टूडेंट इस डायग्राम में बताता हूं। ये देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट तो ये क्या चीज है, ये है टेस्टिस, वृषण, वृषण बोल सकते हैं स्टूडेंट इनको, टेस्टिस। डन। उसके बाद स्टूडेंट ये ऊपर बात करें जो इसके ऊपर निकल रहा है, इसको एपिडिडाइमिस कहा जाएगा, अधिवृषण स्टूडेंट, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। डन, श्योर। अब स्टूडेंट इस टेस्टिस से निकलती है 10 से 12 पतली पतली नलिकाएं, ये रही वासा इफ्रेंशिया इनका नाम है, शुक्र अपवाहक नलिकाएं। क्लियर। मैं काम करता हूं स्टूडेंट, इंग्लिश में लिख देता हूं सारा, तैयार हो जाएगा आपका बिल्कुल बढ़िया। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस डन हुआ, और ये पतली नलिकाएं ये रही, नाम पूछे कोई, वासा इफ्रेंशिया, शुक्र अपवाहक, जोरदार। यानी शुक्राणु वृषण में बने, फिर रेटे टेस्टिस में आए, रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया ले गई, एपिडिडाइमिस में डाल दिया, एपिडिडाइमिस में संग्रहित रहे, और फिर शुक्रवाहिनी उनको लेकर आई। यह है स्टूडेंट वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। बहुत बढ़िया, ये तैयार हमारे पास। अब शुक्रवाहिनी उदरगुहा में गई, ये आ गया स्टूडेंट पुरुष का, नर का उत्सर्जी तंत्र, जिसमें ये होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें मूत्र का संग्रह होता है, और इसमें 2 वाहिनियां आकर मूत्र लेकर आती है स्टूडेंट। ये रही वो 2 वाहिनियां, मान लीजिए एग्जांपल, और इनका नाम होता है यूरिटर, मूत्रवाहिनी, यूरिटर, मूत्रवाहिनी जिन्हें कहा जाता है स्टूडेंट। डन। मैं रफली डायग्राम भी दे रहा हूं आपको और बढ़िया समझाने के लिए, या और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर स्टूडेंट, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। डन। मूत्राशय नाम रखा जाएगा स्टूडेंट। चलिए, बहुत जोरदार, तैयार। अब स्टूडेंट मूत्राशय में मूत्रवाहिनी मूत्र डालेगी, ये आई शुक्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी पे 1-2 कुंडल बनेगी, फिर इसका अंतिम सिरा ऐसे फूल जाएगा, और इस फूले हुए भाग को स्टूडेंट, शुक्रवाहिनी का इस फूला हुआ भाग एम्पुला कहलाएगा। एम्पुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये एम्पुला, यहाँ अस्थायी रूप से शुक्राणु का संग्रह होता है। जी हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊं, शुक्रवाहिनी को काट देना या बांध देना स्टूडेंट कहलाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, नसबंदी जिसे कहा जाता है, पुरुष की नसबंदी। तो शुक्रवाहिनी को काट दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु का परिवहन बाधित होगा स्टूडेंट। डन। अगर कोई बोले कि एक आदमी ने वैसेक्टोमी करवाई है, आदमी ने वैसेक्टोमी करवाई, वैसेक्टोमी मतलब हो गया शुक्रवाहिनी को काट दिया या बांध दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभावित होगा, उसमें शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा। बताओ सही है क्या ये बात? नो, शुक्राणु तो बनेंगे, शुक्राणु तो वृषण में बनते हैं, उसमें वीर्य नहीं निकलेगा। बिल्कुल गलत, वीर्य बाहर आएगा, पर वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे स्टूडेंट। वो व्यक्ति निषेचन की क्षमता खो देगा, निषेचन क्रिया प्रभावित होगी, शुक्राणु का उत्पादन भी एज इट इज होगा, लैंगिक क्षमता भी वैसी रहेगी, सब कुछ वही। तो ध्यान रखना, शुक्रवाहिनी को काट देना वैसेक्टोमी कहलाएगा। शुक्रवाहिनी का अंतिम फूला हुआ सिरा एम्पुला कहलाता है। डन। अब स्टूडेंट पुरुष के अंदर यहाँ इस जगह पर एक जोड़ी, ये जो चीज है सेम ऐसे कैसे यहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ भी आ रहा है ये एम्पुला। पुरुष में एक जोड़ी स्टूडेंट इस तरीके से ग्रंथि जो है नलिकाकार ग्रंथि होती है, और इसे कहते हैं शुक्राशय। एक जोड़ी शुक्राशय, सहायक ग्रंथि, ये लीजिए स्टूडेंट, इसका नाम होता है शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकल इंग्लिश में, सेमाइनल वेसाइकल स्टूडेंट इंग्लिश में। और हिंदी की बात की जाए तो शुक्राशय स्टूडेंट, शुक्राशय। तो ग्रंथि नंबर 1 आई, एक जोड़ी होती है, इधर भी एक, इधर भी एक, नलिकाकार। और वो शुक्राशय की नलिका जो होती है स्टूडेंट, वो शुक्रवाहिनी के नलिका के साथ समेकित हो जाती है, और समेकित होकर एक नलिका बनाती है। यह रही वो नलिका जो मूत्र मार्ग में खुलती है।
मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकलता है स्टूडेंट, दिस इज यूरिथ्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। या स्टूडेंट यूरेथ्रा, इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है स्टूडेंट, यूरेथ्रा। और इस मूत्र मार्ग में स्टूडेंट ये नलिका खुली है, और इस नलिका का नाम कोई पूछे तो आज जवाब आएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा दिस वन, इसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। इजैकुलेटरी डक्ट स्टूडेंट, स्खलन वाहिनी बोला जाता है इसको। जोरदार दोबारा बोलूंगा, शुक्र वाहिनी का अंतिम फूला हुआ भाग एम्पुला कहलाएगा, और ये स्टूडेंट शुक्राशय की नलिका के साथ समेकित होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, स्खलन वाहिनी। और वह स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग में वीर्य को डाल देगी, शुक्राणु को डाल देगी। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर मूत्र मार्ग से होता हुआ स्टूडेंट इस जगह से एक छिद्र द्वारा बाहर निकलेगा, नर के अंदर, पुरुष के अंदर स्टूडेंट मूत्र मार्ग पेनिस में से गुजरता है, शीशन जिसे कहते हैं भाई जन्ना। ये रहा स्टूडेंट पेनिस, दिस वन, ये स्ट्रक्चर जो होती है इसे पेनिस के नाम से बुलाया गया स्टूडेंट, शीशन, पेनिस, शीशन। और स्टूडेंट इस पेनिस के जो है शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, मूत्रोजनन छिद्र कहते हैं इसे, और इस छिद्र में से ही वीर्य बाहर निकलता है। तो मूत्र मार्ग जो होता है वो इस तरीके से वीर्य को लेकर आता है, और यहाँ से जो मूत्र बनता है उसको भी लाता है। डबल स्टार, पुरुष में, नर में स्टूडेंट मूत्र मार्ग जो होता है वो वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करता है। और पेनिस यानी शीशन के शीर्ष पर जो छिद्र होता है उस छिद्र से स्टूडेंट वीर्य भी निकलता है, और उस छिद्र से मूत्र भी निकलता है। यूरिन और सीमेन, मूत्र और वीर्य दोनों को निकालने के लिए मूत्र मार्ग है स्टूडेंट। डबल स्टार, लड़की के अंदर मादा में ऐसा नहीं होता है, मादा में जनन तंत्र का छिद्र अलग होता है और मूत्र छिद्र अलग अलग होता है। शॉर्ट, मादा में मूत्र मार्ग केवल मूत्र का परिवहन करता है, पुरुष में मूत्र मार्ग स्टूडेंट वीर्य का भी परिवहन करता है और मूत्र का भी परिवहन करता है। पुरुष में मूत्र मार्ग शीशन नामक रचना में से गुजरता है और उसके शीर्ष पर स्थित एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। डबल स्टार है ये इंपॉर्टेंट। अब शुक्राणु का अगर मैं आपसे रास्ता पूछूं स्टूडेंट तो अब आप आराम से बता सकते हैं शुक्राणु का मार्ग। शुक्राणु शुक्र जनन नलिका में बनेगा स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और वहां से फिर वो सीधी नलिका से होता हुआ रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी, और फिर स्टूडेंट इस तरीके से इजैकुलेटरी डक्ट और फिर मूत्र मार्ग से होता हुआ बाहर। डन, मेरे हिसाब से पूरा तैयार स्टूडेंट। एक बार और बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद उसकी स्ट्रेट ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, और उसके बाद शुक्र वाहिनी यानी वास डिफरेंस, और उसके बाद स्टूडेंट इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा, और फिर छिद्र से बाहर। यह है शुक्राणु का मार्ग स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट, क्लियर? हाँ या ना? एक बार देख ले आप ढंग से। इस डायग्राम को मैं आपको यहां भी बताता हूं स्टूडेंट, देखिएगा अब इस चीज को। ये वृषण, चलिए साहब क्लियर हुआ। ये टेस्टिस डन, उसके ऊपर ये एपिडिडाइमिस डन, एपिडिडाइमिस में खुलने वाली ये नलिका वासा फ्रेंचिया, शॉर्ट अंदर रेटेटेस्टिस। तो देखिए स्टूडेंट, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से फिर बनी है वास डिफरेंस शुक्रवाहक। क्लियर? शुक्रवाहक की आ गई, ये फूला हुआ भाग एम्पुला। यह है सेमाइनल वेसिकल स्टूडेंट, दिस वन, और सेमाइनल वेसिकल वासा डिफरेंशिया के साथ समेकित हुआ और इस तरीके से यहाँ पर एक नली के द्वारा खुला जिसे स्खलन वाहिनी बोला गया, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? यानी अगर स्टूडेंट नलिकाओं से जिनसे गुजर के शुक्राणु आया है उनको गिने तो वो है 1 रेटेटेस्टिस, 2 वासा फ्रेंचिया, 3 अधिवृषण एपिडिडाइमिस, 4 वास डिफरेंस स्टूडेंट। क्लियर? इजैकुलेटरी डक्ट भी होता है पर उसको इंक्लूड नहीं करा एनसीईआरटी ने। तो शुक्राणु का मार्ग भी हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बोलूं शुक्राणु का मार्ग बताइए तो आज आप बता सकते हैं सर हाँ शुक्राणु सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद रेटेटेस्टिस, वृषणीय जालक जिसे कहा जाता है, उसमें से गुजरा। हाँ, फिर सर वासा फ्रेंचिया, शुक्र अपवाहक जिसे कहा जाता है, उसमें से गुजरा। ठीक है,
फिर एपिडिडाइमिस अधिवृषण में आया, ठीक है। एपिडिडाइमिस से सर उसको ले जाया वास डिफरेंस यानी कि शुक्र अपवाहक ने, ठीक है। वास डिफरेंस की बात की जाए तो वास डिफरेंस फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट में आया, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर वो सीधे यूरिथ्रा में आया और यूरिथ्रा से फिर वो यूरिथ्रल मीटस यानी छिद्र द्वारा बाहर खुला। डन। शुक्राणु का मार्ग। अब स्टूडेंट एनसीईआरटी की बात करें तो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी है? नर में जनन तंत्र में काम आने वाली सहायक नलिकाएं गिने अगर तो स्टार्ट करें उन्हें तो सहायक नलिकाएं यानी कि वाहिनियां, मेल एसेसरी डक्ट्स जो सेकंड टॉपिक था नर जनन तंत्र का, वृषण पहला टॉपिक था, फिर था एसेसरी डक्ट्स, वो अब आ गई। एक रेटेटेस्टिस, दो वासाई फ्रेंचिया, तीन एपिडिडाइमिस, चार वास डिफरेंस, चार यूरिथ्रा तो स्टूडेंट मूत्र मार्ग का भाग मतलब मूत्र जनन यानी उत्सर्जन तंत्र का भाग है और इजैकुलेटरी डक्ट एनसीईआरटी ने नीली स्टूडेंट। तो अब हम आज के बाद डायग्राम हमारे पूरा समझ में आ गया, यहां तक का क्लियर? यानी अगर ये तो स्टार्ट स्टूडेंट इस डायग्राम में अब हम बात करें तो आगे बढ़िएगा। उदर गुहा में शुक्रवाहिनी का अंतिम सिरा फूलकर एम्पुला बनाता है। पहला पॉइंट क्लियर? किसी को कोई शक हो तो बताएं। जोरदार समझ में आया? जो शुक्राशय की नलिका, शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल की नलिका के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। शानदार डबल स्टार। क्लियर? पूरा हमारे को पाथ याद हो गया, बढ़िया बोल लेंगे एक बार और। दोनों स्खलनीय वाहिनियां मूत्र मार्ग में खुलती है। नर का मूत्र मार्ग वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करता है। बिल्कुल साहब, यह मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। नर का मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, मादा का मूत्र मार्ग 4 सेंटीमीटर लंबा है। नर का मूत्र मार्ग वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करता है, मादा में मूत्र मार्ग केवल मूत्र का परिवहन करता है। नर का मूत्र मार्ग शीशन में से गुजरता है। डन। स्टार्ट। मूत्र मार्ग जो होता है मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीशन के माध्यम से गुजरता है स्टूडेंट और बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे मूत्राशय मुख यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यह यूरिथ्रल मीटस। श्योर? ये देखो ये जो बना है यूरिथ्रल मीटस मूत्र है। स्टार्ट। यूरिथ्रल मीटस। डन। तो ये यूरिथ्रल मीटस द्वारा बाहर खुलता है। तो एसेसरी डक्ट्स क्लियर? नर में सेकंड टॉपिक फिनिश। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी है बता दी साहब आपको। ये देखो आप नर में मेल एसेसरी डक्ट्स स्टूडेंट टॉपिक आ गया हमारे पास। और एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी स्टूडेंट गिनना चालू करेंगे। 4। 1 रेटेटेस्टिस वृषण जालिका, 2 वासाई फ्रेंचिया, 3 एपिडिडाइमिस, 4 वास डिफरेंस शुक्रवाहक अधिवृषण शुक्रवाहिका और वृषण जालिका। क्लियर? मेल एसेसरी डक्ट्स। और इसको हमने यहां भी बना लिया था, ये देखिए। तो अगर मैं शुक्राणु का मार्ग आज आपसे बात करूं तो आपका क्लियर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, फिर रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस नाम के छिद्र द्वारा वीर्य बाहर, शुक्राणु बाहर। डन। पहला टॉपिक वृषण, उसकी संरचना क्लियर, उसके बाद ये पूरा मार्ग क्लियर। ये देखिए स्टूडेंट, तो ये सब एसेसरी, यहां शुक्राणु बना और फिर ये चला तो ये सब एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स है स्टूडेंट। यहां अंदर एटेटेस्टिस है, फिर ये वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और ये इजैकुलेटरी। अब आप नर में सहायक ग्रंथियों की बात करें कौन कौन सी। पहला सेमाइनल वेसिकल, पहली सहायक ग्रंथि आपके सामने आ गई साहब। एक जोड़ी होती है, ये एक इधर है एक इधर आएगी। नलिका समान होती है, नलिकाकार ग्रंथिल रचना, शुक्राशय
हिंदी में, इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ ये एक है स्टूडेंट, एक ही होती है इतनी बड़ी, इस तरीके से ऐसे करके स्टूडेंट यहाँ से पीछे की तरफ दिख रही है जुड़ी हुई पूरी, ये बड़ी इतनी सी स्टूडेंट, और गेंद के समान ग्रंथि होती है, और गेंद के समान इस ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये लो ग्रंथि नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड। डन। प्रोस्टेट ग्लैंड सेकंड नंबर की सहायक ग्रंथि नर जनन तंत्र की, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट, ये एक जोड़ी, ये सिंगल, प्रोस्टेट उसके नीचे। उसके बाद थर्ड नंबर की एक जोड़ी बादाम के आकार की, ये लीजिए स्टूडेंट, ये रही प्रोस्टेट के नीचे होती है, और ये रही थर्ड नंबर की स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जिसे नाम दिया जाता है काउपर्स ग्लैंड। नंबर थर्ड, तो नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां 3, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। शुक्राशय एक जोड़ी, प्रोस्टेट ग्रंथि एक, काउपर ग्रंथि एक जोड़ी। डन। हाँ या ना, समझ में आया नहीं है? तो हमारा हमने जब स्टार्ट किया हमने बोला नर जनन तंत्र में 4 टॉपिक है। आपने कहा सर एक जोड़ी वृषण, संरचना पढ़ाई साहब, सेकंड सहायक नलिकाएं, तो आ गई 4 सहायक नलिकाएं 4, एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, रेटेड टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। डन। फिर आपने कहा सब सहायक ग्रंथि, एनसीईआरटी फॉलो, एनसीईआरटी के 3 नर में 3 सहायक ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। एनी प्रॉब्लम? जोरदार तैयार स्टूडेंट। पूरा नर जनन तंत्र, एक जोड़ी वृषण, फिर ये सब सहायक नलिकाएं, और ये सहायक ग्रंथियां, 1 2 3 सहायक ग्रंथि। स्टूडेंट नर का जो मूत्र मार्ग है वो 20 सेंटीमीटर लंबा, वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करेगा। और नर के मूत्र मार्ग को स्टूडेंट आइए अब स्टार्ट करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग वो होता है जिसकी इस तरह प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये लीजिए ये वाला। दूसरा भाग बहुत छोटा होता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, इसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। फिर ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और जो पेनिस में से पास होता है उसे पेनाइल यूरिथ्रा। पहला वाला भाग प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा 1 सेंटीमीटर का, और फिर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा 15 सेंटीमीटर का। सबसे लंबा यही, इसमें से शीशन में से पास होने वाला भाग ये। आइए इधर देखिएगा, यहां तक डन। अब इधर देखिए, नर मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि स्टूडेंट खुलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि खुलती है। अगला दूसरा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, झिल्ली में मूत्र मार्ग, यह सबसे छोटा होता है। अगला शिशनी स्टूडेंट, अगला इसमें पेनाइल यूरिथ्रा, ये शीशन में से गुजरता है, सबसे लंबा होता है। डन। श्योर? तो आज के बाद नर मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा, मूत्र व वीर्य दोनों का परिवहन करेगा। इसके 3 भाग होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, झिल्ली में मूत्र मार्ग, और स्टूडेंट आखिरी में शीशनी मूत्र मार्ग। यहां तक क्लियर? तो मैंने स्टूडेंट्स आपको सहायक ग्रंथियां पढ़ा दी, शुक्राणु का मार्ग पढ़ा दिया पूरा एक एक करके। मुझे लग रहा पूरा क्लियर है, हाँ या ना? डन। चलिए ये बहुत जोरदार यहां तक का तैयार। तो वृषण कंप्लीट और सहायक नलिकाएं कंप्लीट स्टूडेंट। वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शुक्रजनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डन। शुक्रजनन नलिका के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनन नलिका के बाहर स्टूडेंट योजयुक्त का एक आवरण होता है, और उस आवरण को ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है। शुक्रजनन नलिका के बाहर योजयुक्त का एक आवरण होता है, उसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। और शुक्रजनन नलिका के अंदर जननी कुपकला होती है। पुरुष में जननी कुपकला शुक्रजनन नलिका में होती है, वृषण के अंदर स्थित शुक्रजनन नलिका में होती है। और उस जननी कुपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका का नाम होता है नर जर्म सेल, जनन कोशिका, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है कई बार, मेल जर्म सेल।
इंग्लिश में और नर जनन कोशिका हिंदी में, जो कि घनाकार होती है, बहुत ज्यादा होती है और यही शुक्राणु का उत्पादन करती है। और दूसरी होती है लंबी पिरामिड के आकार की कोशिका, जिन्हें सर्टोली सेल कहा जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अनुप्रस्थ काट और उसके बारे में कुछ पॉइंट। तो इधर आइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारा टॉपिक है और जरा ध्यान से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टूडेंट, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है आवरण, और इस आवरण का नाम होता है स्टूडेंट ट्यूनिका प्रोप्रिया, या योज्युता का यह आवरण ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से बुलाया जाता है। एक, उसके बाद स्टूडेंट अंदर गए, अंदर जन्निक उपकला होती है। जन्निक उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जन्निक उपकला में सबसे पहले घनाकार आकार की कोशिका होती है, जिन्हें मेल जर्म सेल कहा जाता है। फर्स्ट, इन्हें स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी बुलाया जाता है। इंग्लिश में बात कर रही है घनाकार आकार की कोशिका, ये लीजिए। और इन घनाकार कोशिकाओं के बीच बीच में होती है स्टूडेंट लंबी पिरामिड के आकार की कोशिका, जिन्हें सर्टोली सेल कहा जाता है। तो एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। आज के बाद जन्निक उपकला में दो प्रकार की कोशिका, ये लीजिए स्टूडेंट। मेल जर्म सेल ये बहुत ज्यादा होती है, ये घनाकार होती है। इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन होने से, समसूत्री विभाजन से शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो ये शुक्राणु का उत्पादन करती है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और वो इन कोशिकाओं में होता है। जब लड़के में प्यूबर्टी स्टेज आती है, वयस्कावस्था, तब उसके अंदर FSH नाम का हार्मोन आता है और वो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, और वो इन कोशिकाओं पे कार्य करके शुक्र जनन करवाते हैं। डन। सेकंड होती है सर्टोली सेल। शुक्राणु उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। ये बीच बीच में लंबी पिरामिड के आकार की होती है, दिख रही है आपको। इनका ऊपर का सिरा खुला हुआ होता है, ये केवल नीचे बंद होती है। ये पोषक द्रव से भरी हुई होती है। बनने के बाद परिवर्तनशील शुक्राणु जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के केंद्र में आ जाते हैं, गुहा में, केंद्रीय भाग में, तो वो जो स्टूडेंट सर्टोली कोशिका में धसे होते हैं। सर्टोली कोशिका में शुक्राणु धसे होते हैं, उनका सिर घुसा हुआ होता है, पूंछ ऊपर होती है, ये देखिए, और पोषण ग्रहण करने का काम करते हैं। तो डबल स्टार सर्टोली कोशिका परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। शानदार। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल दो प्रकार की कोशिका जन्निक उपकला में, और मेल जर्म सेल शुक्राणु का उत्पादन करती है और सर्टोली कोशिका परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, नर्स देखभाल करती है, नर्स सेल के नाम से बुलाई जाती है। सर्टोली कोशिका को ही नर्स सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिका स्टूडेंट पोषण देती है और मेल जर्म सेल विभाजन करती है। जब हम शुक्र जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया में से सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये देखिए आप, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती है, ये देखिए, और फिर उससे बनते शुक्राणु। डन। और वो शुक्राणु इस सर्टोली कोशिका में धस जाते और पोषण ग्रहण करने का काम करते। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना पढ़ाई आपको। एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है, और शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का उत्पादन होता है। शुक्र जनन नलिका में जन्निक उपकला होती है, और जन्निक उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, मेल जर्म सेल जो शुक्राणु का उत्पादन करती है, और सर्टोली सेल जो परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देती है। सर्टोली सेल केवल और केवल स्तनधारी के वृषण में पाई जाती है, न सांप में, न छिपकली में, न पक्षी में, न मेढक में, सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी के वृषण। श्योर? डन? ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट। तो आइए इसकी संरचना के बारे में बात करें। पहला पॉइंट, शुक्र जनन नलिका के बाहर योची उत्तक का आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। डन सा, पहला स्टार फिनिश। शुक्र जनन नलिका जन्निक उपकला से रेखित होती है और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। ओके सर। पहली कोशिका नर जर्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, मेल जर्म सेल स्टूडेंट, ये लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये घनाकार कोशिकाएं होती है जो शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। क्लियर? क्लियर?
अगला आइए, सेकंड होती है सर्टोली सेल स्टूडेंट, नर्स सेल जिन्हें कहा जाता है, और ये शुक्राणु का उत्पादन नहीं करती है, ये लंबी और पिरामिड के आकार की होती है, ये परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देती है, और सर्टोली कोशिकाएं स्तनधारी के वृषण में ही उपस्थित होती है। बस हाँ या ना, क्लियर? तो ये टॉपिक हमारा यहां पर स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके बैक में बताऊंगा, बहुत जोरदार लाइन बोलूंगा आपके लिए स्टूडेंट, और वही है कि सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन एफएसएच हार्मोन करता है। डबल स्टार नीट के लिए, सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन करने वाला हार्मोन एफएसएच है। एफएसएच हार्मोन जब आएगा तो सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन करेगा। एफएसएच हार्मोन ही शुक्र जनन प्रक्रिया को प्रेरित करता है, वही मेल जर्म सेल का भी नियमन करता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। ये दोनों हार्मोन जननांग पर कार्य करते हैं, वृषण और अंडाशय पे, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। स्टूडेंट एफएसएच लड़के में सर्टोली कोशिका पर कार्य करके नियमन करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सर्टोली कोशिका और स्पर्मेटोगोनिया उन पर नियमन करता है एफएसएच, जबकि जो एलएच हार्मोन है वह एलएच हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्थित लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, और एलएच हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीपित करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करे। तो लेडिंग कोशिकाओं का नियमन करता है एलएच, और सर्टोली कोशिका का नियमन करता है एफएसएच। डबल स्टार स्टूडेंट। और स्टूडेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है। दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, नर में जो पुरुषात्व द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया को भी नियमन करता है। मेल में स्टूडेंट एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियों के कार्यों का नियमन भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। एंड्रोजन, ये सब डबल स्टार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी लिखाता हूं सारे के सारे। क्लियर हुआ आपको कुछ? तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब कि सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन स्टूडेंट कौन करेगा, वो है, इधर देखिएगा, मैं आपको जो लिखा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई आपसे बोले कि सर्टोली कोशिका का नियमन तो स्टूडेंट आंसर जाएगा एफएसएच। इसी तरीके से कोई बोले लेडिंग कोशिका का नियमन तो आंसर जाएगा एलएच। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर बोला जाए कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण करने वाला हार्मोन तो आंसर टेस्टोस्टेरोन जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से बोले नर की सहायक ग्रंथि कोमा सहायक नलिका तो आंसर जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट सारे, जो हर बार नीट में क्वेश्चन बन के आते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें भी है, मैं आंसर दे रहा हूं। अब आपको तैयार। सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन एफएसएच करेगा स्टूडेंट। लेडिंग कोशिका के कार्यों का नियमन एलएच करेगा, या एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल अंतराली कोशिका पे, इसलिए स्टूडेंट पुरुष में एलएच हार्मोन को आईसीएसएच भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। लड़के में कहा जाता है इसको। अगला, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रहा जाएगा। जोरदार।
नर की सहायक ग्रंथियों को में सहायक नलिकाओं के कार्य का नियमन करने वाला हार्मोन, ये भी टेस्टोस्टेरोन है स्टूडेंट। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जिन्हें कहा जाता है। जोरदार स्टूडेंट। शॉर्ट। तो यह हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोरदार जो याद कराने थे आपको। क्लियर। इधर आइए आप। सर्टोली कोशिका केवल स्तनधारी के वृषण में स्थित होती है। सर्टोली कोशिका के कार्य का नियमन एफएसएच करता है। सर्टोली कोशिका बहुत सारे काम करती है स्टूडेंट। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देना। दूसरा काम बताता हूं स्टूडेंट, शुक्राणु के निर्माण के दौरान जितने भी पदार्थ टूट के शुक्राणु से निकलते हैं, पृथक होते हैं, उन सबको सर्टोली कोशिकाएं जो है वो भक्षण कर लेती है। एक और बात बताता हूं, सर्टोली कोशिकाएं कुछ कारक स्रावित करती है और ये कारक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सहायक होते हैं। सर्टोली कोशिका स्रावित करती है कुछ कारक जो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया में भी योगदान रखते हैं। डन। चलिए हम स्टूडेंट सर्टोली कोशिका के कार्य को देखते हैं। इंपॉर्टेंट, जरा स्टार्ट कर रहा हूं। सर्टोली कोशिका के कार्य, पहला परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। डन। दूसरा, सर्टोली कोशिका कुछ कारक स्रावित करती है जो शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस में सहायक होते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इंपॉर्टेंट। ये दोनों एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट। एनसीईआरटी शानदार, डबल स्टार। अब कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट, आपको एक बात बताता हूं, सर्टोली कोशिकाओं से इनिबिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इनिबिन। ये लीजिए, ये इनिबिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट। और ये हार्मोन हमेशा एफएसएच हार्मोन के स्त्रवण को संदमित करता है। इनिबिन हार्मोन एफएसएच के स्त्रवण को रोकता है, संदमित करता है। अब इसकी क्या जरूरत? एफएसएच हार्मोन का स्त्रवण ज्यादा होने पर शुक्राणु का उत्पादन बहुत होता रहता है स्टूडेंट। ऐसी स्थिति में सर्टोली कोशिका उनको पूरा पोषण नहीं दे पाती है, सभी शुक्राणु को। तो सर्टोली कोशिका इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण करती है जो एफएसएच के स्त्राव को संदमित कर शुक्र जनन की क्रिया का नियमन हो जाता है। डन। तो लड़के में इनिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका डालती है जो एफएसएच के स्त्राव को संदमित करता है। डन। सर्टोली कोशिका इनिबिन हार्मोन स्रावित करती है जो एफएसएच के स्त्रवण को संदमित कर देता है। क्लियर। और बताता हूं स्टूडेंट एक और बात, सर्टोली कोशिका एक और काम करती है, वो स्रावित करती है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर एबीएच, एंड्रोजन बाइंडिंग स्टूडेंट फैक्टर, सॉरी एबीएफ, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? ये जो लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन निकला है स्टूडेंट, उसको सांद्रित करने का काम करता है। सर्टोली कोशिका एंड्रोजन का स्त्रवण नहीं करती, एंड्रोजन का स्त्रवण तो लेडिंग कोशिका करती है, किंतु सर्टोली कोशिका लेडिंग कोशिकाओं से आने वाले उस एंड्रोजन को सांद्रित कर देती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सर्टोली कोशिका हटा दी जाए तो क्या होगा? क्या एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण नहीं होगा? होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो लेडिंग सेल डालती है। फिर तनु टेस्टोस्टेरोन बनेगा डाइल्यूट, क्योंकि उसको सांद्रित करने का काम इनका होता है। तो एक बार और, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स एबीपी डालती है स्टूडेंट, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है, एंड्रोजन को सांद्रित करने का काम करता है। गॉट इट? श्योर। ये तैयार, सर्टोली कोशिका के कार्य चल रहे बेटा, और बहुत परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। देखना इधर, एक बार और, ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट और देखिएगा, सर्टोली कोशिका एक और काम करती है, एंटी मुलेरिन हार्मोन स्रावित करती है स्टूडेंट। अब मैं इसका भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, जोरदार बात स्टूडेंट। भ्रूणावस्था में एक नलिका बनती है भ्रूण में, उसे मुलेरियन नलिका कहा जाता है, या मुलेरियन डक्ट स्टूडेंट। जोरदार ये। और इस मुलेरियन डक्ट से स्टूडेंट जो है लड़की के जननांग, जैसे कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, इनका निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, अंडवाहिनी बनती है इससे, गर्भाशय बनता है इससे। ये अब सुनना, ये अब स्टूडेंट मेरी बात को ढंग से सुनना। अब भ्रूण है, भ्रूण में नलिका बनेगी, हमेशा बनेगी, चाहे भ्रूण लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बनेगी नलिका। ठीक है साहब। अब ये नलिका बन गई, नाम है मुलेरियन नलिका, बिल्कुल। अब अगर वो भ्रूण लड़की है तब तो ये नलिका का विकास होगा और उसके जननांग बनेंगे लड़की के। पर अगर वो भ्रूण लड़का है, बेटा है,
तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट इस नलिका का विकास नहीं होना चाहिए। तो उस लड़के में स्टूडेंट, उस भ्रूण में स्टूडेंट पहले वृषण बना, उसमें सर्टोली कोशिका आई। सर्टोली कोशिका एंटी मुलेरिन हार्मोन डालेगी और वो हार्मोन इस नलिका के विकास को अवरुद्ध कर देगा, जिससे कि लड़की के जननांग नहीं बनेंगे। तो डबल स्टार, लड़के में मुलेरिन नलिका का विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुलेरिन नलिका लड़की के जननांग बनाता है, मादा जननांग। इसलिए नर में मुलेरिन नलिका के विकास को अवरुद्ध करने के लिए सर्टोली कोशिका AMH डालती है, एंटी मुलेरिन हार्मोन, जो मुलेरिन नलिका के विकास को रोकता है। डबल स्टार। हाँ या ना? समझ में आया नहीं है? तो आज के बाद क्लियर पॉइंट। इनिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका से आएगा, FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से आएगा, LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से आएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिंग कोशिका से आएगा, एंटीमुलेरिन हार्मोन सर्टोली कोशिका से आएगा। क्लियर? एक और काम स्टूडेंट, सर्टोली कोशिका स्टूडेंट ब्लड और परिवर्तनशील शुक्राणु के बीच में बैरियर बनाती, अवरोध, ताकि रक्त में उपस्थित भक्षक कोशिका शुक्राणु का भक्षण न कर सके, क्योंकि शुक्राणु अगुणित कोशिका है स्टूडेंट। उससे बचाने के लिए सर्टोली कोशिकाएं के प्रवर्ध आपस में जुड़कर उसके लिए अवरोधक का काम करते। तो डबल स्टार। पुरुष में रक्त वृषण अवरोधक कौन है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। अगर आज पूछा जाए तो जवाब जाता है सर्टोली कोशिका। शानदार, इंपॉर्टेंट। और ये टाइट जंक्शन है स्टूडेंट, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये मैंने आपको पढ़ाया, हाँ या ना? समझ में आया? सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन FSH करता है, ये हमने पढ़ लिया। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरी तरह तैयार करी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर आवरण ट्यूनिका प्रोप्रिया, डन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जन्निक उपकला, श्योर। जन्निक उपकला में दो प्रकार की कोशिका, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल ये शुक्राणु का उत्पादन करती है, सर्टोली सेल परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देती है। सर्टोली सेल इनिबिन हार्मोन स्रावित करती है, सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन के सांद्रण हेतु ABP डालती है, सर्टोली सेल मुलेरिन नलिका के विकास को रोकने हेतु AMH डालती है, सर्टोली सेल रक्त वृषण अवरोधक है। डन। यह सब आज के बाद लेडिंग कोशिकाओं के कार्यों का नियमन LH, सर्टोली कोशिका के कार्य को नियमन FSH, द्वितीयक लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन, नर में सहायक ग्रंथियां सहायक नलिकाओं के कार्यों को नियमन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तैयार? कौन सा हार्मोन कौन डाल रहा है यार? नर में इनिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका द्वारा आएगा स्टूडेंट। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर कंप्लीट की। यानी स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ने के बाद अब हम वृषण पढ़ चुके हैं पूरा। वृषण की संरचना कंप्लीट। उसके बाद अगला टॉपिक था सहायक नलिकाएं, वो भी कंप्लीट। 4 होती है सहायक नलिकाएं, रेटेटेस्टिस, एपिडिडामिस, वासा फ्रेंचिया, वास डिफरेंस, कंप्लीट। अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा सहायक ग्रंथियां स्टूडेंट। ओके, तो सहायक ग्रंथियां स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। अब तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और हमने पढ़ा था मेल एसेसरी ग्लैंड 3 है। नर में 3 सहायक ग्रंथियां जनन तंत्र में, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि। आइए अब हम नेक्स्ट के लेते हैं नर सहायक ग्रंथियां, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। पहला शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकल स्टूडेंट। संख्या कितनी? एक जोड़ी, कुंडलित होती है, नलिकाकार होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका स्त्राव क्षारीय होता है और वो क्षारीय स्त्राव वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। तो वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है शुक्राशय का स्त्राव। वीर्य का 60 से 70% भाग स्टूडेंट शुक्राशय का स्त्राव बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या स्टूडेंट शुक्राशय के स्त्राव में क्या क्या पाया जाता है? शुक्राशय के स्त्राव में फ्रैक्टोज शर्करा होती है एक, इसके स्त्राव में प्रोस्टाग्लैंडिन से एक संरचना होती है, सिट्रेट होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ये सब इसके स्त्राव में पाए जाते हैं। दोबारा शुक्राशय के जो स्त्राव निकलता है वो क्षारीय होता है, वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इसके स्त्राव में फ्रैक्टोज शर्करा है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिट्रेट है, ये सब चीजें पाई जाती है। आइए मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, शुक्राणु
अपने ऊर्जा पदार्थ के रूप में फ्रक्टोज का उपयोग करता है। डबल स्टार पूरे शरीर की कोशिका ऊर्जादायक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज को काम में लेती है, सिवाय शुक्राणु के। शुक्राणु फ्रक्टोज से काम चलाता है। ऊर्जा पदार्थ शुक्राणु का है फ्रक्टोज, बाकी शरीर की कोशिका का ग्लूकोज, इसलिए केवल वीर्य में होता है फ्रक्टोज, और वो भी डाला जाता है शुक्राशय द्वारा। डबल स्टार अगला पॉइंट स्टूडेंट, तो ये शुक्राणु फ्रक्टोज को ऊर्जा के रूप में काम में लेता है, ये डबल स्टार। इसके बाद एक शब्द आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टूडेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, जब वीर्य को नर द्वारा मादा जनन मार्ग में डाल दिया जाता है स्टूडेंट, तो उस वीर्य को मादा जनन मार्ग में ऊपर खींचा जाएगा। इसके लिए मादा जनन मार्ग में संकुचन होता है, और वह संकुचन वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्तेजित करवाता है। तो वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिन स्खलन के बाद मादा जनन मार्ग में संकुचन की लहर पैदा करता है। जी हाँ, ये काम होता है इसका यहाँ इतना रोल नहीं है। ये देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन स्खलन के बाद मादा जनन मार्ग में संकुचन की धारा पैदा करता है। एक वर्ड बोला सिट्रेट, क्या होता है स्टूडेंट, वीर्य में सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल कैल्शियम है, और कैल्शियम निषेचन के लिए बहुत आवश्यक है। पर वो कैल्शियम जो होता है वो चिपका हुआ होता है, कैल्शियम को बांध देने का काम सिट्रेट करता है। सिट्रेट कैल्शियम बंधक के रूप में कार्य करता है। ये एक पॉइंट आपको बताना था मुझे। शुक्राशय एक जोड़ी होते हैं पुरुष में, कुंडलित होता है, नलिका के समान होते हैं। ये इनका स्त्राव क्षारीय होता है। इनका स्त्राव कुल वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इनके स्त्राव में फ्रक्टोज शर्करा होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, सिट्रेट होता है। डन। शुक्राशय स्टूडेंट, इसकी नलिका शुक्रवाहिनी की नलिका के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है, और मूत्र मार्ग में वीर्य डल जाता है। अब आती ग्रंथि नंबर 2 स्टूडेंट, और इस ग्रंथि नंबर, ये सिट्रेट कैल्शियम बंधक के रूप में कार्य करता है, ये भी क्लियर। ये अभी बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। पर पहले ग्रंथि नंबर 2 प्रोस्टेट ग्रंथि। ये बड़ी होती है, गेंद के समान होती है, 5 पिंडों की बनी होती है, छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। जी हाँ, यह एक बड़ी गेंद के समान एक है स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात, 5 पिंडों की बनी है, और इसका स्त्राव वीर्य का 30 से 40% भाग बनाता है स्टूडेंट। जोरदार, यानी वीर्य का 60 से 70% भाग शुक्राशय द्वारा, और वीर्य का 30 से 40% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसके स्त्राव में स्टूडेंट कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, या स्कंदक एंजाइम होता है, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। जोरदार पॉइंट। वीर्य में कैल्शियम प्रोस्टेट ग्रंथि डालती है। ध्यान से सुनना। अब एक बात आपको बताता हूं स्टूडेंट, वीर्य के बारे में। स्खलन के बाद जो वीर्य मादा जनन मार्ग में जाता है स्टूडेंट, या उसमें शुक्राणु गति करते हैं, और इसके कारण उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो सकती है। इससे बचाने के लिए स्खलन के बाद वीर्य को स्कंदित कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, और स्कंदित करने में रोल होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के स्कंदक एंजाइम और शुक्राशय का फाइब्रिनोजन, जो अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट। ये देखिए आप, शुक्राशय का जो फाइब्रिनोजन है स्टूडेंट, वो यानी आज एक बात को आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। यस, और वही है कि वीर्य का स्कंदन करने का काम करना है, वीर्य का स्कंदन। ये, और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि वीर्य में जो शुक्राणु है स्टूडेंट, उनकी गति कम होगी या बंद हो जाएगी, तो उनकी ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी। जी हाँ, एनर्जी को बचाने के लिए शुक्राणु की, क्योंकि शुक्राणु को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है स्टूडेंट वो फिक्स होती है, तो उसकी ऊर्जा बचाने के लिए वीर्य को स्कंदित करना पड़ेगा। और वीर्य का स्कंदन होगा, एक तो शुक्राशय का फाइब्रिनोजन करेगा, शुक्राशय का फाइब्रिनोजन जो मैंने आपको बोला अभी स्टूडेंट, ये करता है, प्लस स्टूडेंट प्रोस्टेट ग्रंथि के स्कंदक एंजाइम स्टूडेंट ये करते हैं, और स्कंदक एंजाइम प्रोस्टेट ग्रंथि से आते हैं। इन दोनों से मिलने से, जी हाँ स्टूडेंट, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के स्कंदक एंजाइम और शुक्राशय का फाइब्रिनोजन ये मिलकर वीर्य का स्कंदन करते हैं, और स्कंदित वीर्य में शुक्राणु की ऊर्जा बचती है। डन।
तो स्खलन के बाद वीर्य का स्कंदन होना आवश्यक है और स्कंदन करने की जिम्मेदारी शुक्राशय का फाइब्रिनोजन और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्कंदक एंजाइम लेते हैं। पर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है कि अगर वीर्य स्कंदित ही रहेगा तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु गति नहीं करेंगे, पर वीर्य को तो वापस सामान्य होना पड़ेगा क्योंकि शुक्राणु को गति करके मादा जनन मार्ग में फैलोपियन नलिका में जाना होता है। इसलिए कुछ समय पश्चात उस स्कंदित वीर्य को पुनः तरल वीर्य में बदलना है और ये काम करता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये काम करता है ये स्टूडेंट प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि में है, यह स्कंदित वीर्य को पुनः तरल कर देता है, डबल स्टार। तो स्कंदित वीर्य को पुनः तरल करने का काम प्रोस्टेट ग्रंथि में स्थित प्रोफाइब्रिनोलाइसिन करता है। श्योर, तो स्कंदित वीर्य को वापस सामान्य स्थिति में लाने का काम प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। इसीलिए प्रोस्टेट ग्रंथि हटा देने पर बंध्यता होगी स्टूडेंट। जी हाँ, वीर्य स्कंदित ही रह जाएगा। क्लियर? तो वीर्य में कैल्शियम प्रोस्टेट ग्रंथि, वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा शुक्राशय द्वारा, वीर्य का अधिकांश भाग शुक्राशय द्वारा स्कंदित वीर्य को सामान्य करना है, प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। डन? या स्टूडेंट, कैल्शियम फॉस्फेट आयन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव में होता है, डबल स्टार, ये पॉइंट। उसके बाद आती ग्रंथि नंबर 3 स्टूडेंट, काउपर ग्रंथि, इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एक जोड़ी होती है, छोटी होती है, बादाम के आकार की होती है स्टूडेंट, यह एक जोड़ी है, पहला पॉइंट। या इसका स्राव क्षारीय होता है स्टूडेंट। मैं एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, नर का मूत्र मार्ग वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करता है स्टूडेंट, और मूत्र अम्लीय होता है, इसलिए नर का मूत्र मार्ग में से मूत्र के बार बार निकलने से मूत्र मार्ग अम्लीय रहता है और अम्लीय माध्यम शुक्राणु के लिए सही नहीं है, उसमें शुक्राणु मर जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब वीर्य निकलेगा उस मूत्र मार्ग में से तो बहुत सारे शुक्राणु तो मर जाएंगे। तो क्या किया जाए? इसलिए स्टूडेंट काउपर ग्रंथि का स्राव, काउपर ग्रंथि का क्षारीय स्राव मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है और मूत्र मार्ग उदासीन हो जाता है। तो जब वीर्य निकलता है तो उसमें एक भी शुक्राणु नहीं मरता। एक काम। दूसरा काम स्टूडेंट ये करता है पेनिस के लुब्रिकेशन का। पेनिस के स्नेहक में भी एक ग्रंथि सहायक होती है। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना। काउपर ग्रंथि एक जोड़ी होती है, इसका क्षारीय स्राव मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु मर जाते हैं। इसके अलावा यह ग्रंथि पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होती है, इसलिए काउपर ग्रंथि को हटा देंगे स्टूडेंट तो पेनिस का लुब्रिकेशन भी नहीं होगा और मूत्र मार्ग अम्लीय रहेगा, तो फिर शुक्राणु मरे हुए होंगे तो निषेचन क्रिया प्रभावित होगी, डबल स्टार। तो काउपर ग्रंथि का स्राव दो काम करता है, एक तो पेनिस का स्नेहक यानी लुब्रिकेशन और दूसरा काम स्टूडेंट मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करना। यह पॉइंट, तो ये तीनों ग्रंथियां हो गए स्टूडेंट और इन तीनों ग्रंथियों ने अपना स्राव डाल दिया, हाँ या ना? मुझे लग रहा पूरा तैयार मामला। तो तीन ग्रंथियां, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए मूत्र मार्ग की अम्लीयता कौन समाप्त करता है तो आंसर काउपर ग्रंथि। वीर्य का सर्वाधिक भाग शुक्राशय, किसके स्राव में? फ्रक्टोज शर्करा, शुक्राशय। कौन पेनिस का लुब्रिकेशन स्नेहक करता है? काउपर ग्रंथि। कौन स्कंदित वीर्य को तरल करता है? दोबारा प्रोस्टेट ग्रंथि। किसके स्राव में? कैल्शियम और फॉस्फेट आयन, प्रोस्टेट ग्रंथि। डन। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये पूरा इसके अंदर कंप्लीट करवाया किसका था। तो हमारे पास जो मेल एसेसरी डक्ट्स है वो कंप्लीट, मेल एसेसरी ग्लैंड वो कंप्लीट और टेस्ट टॉपिक कंप्लीट। क्लियर? यहां तक का हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।